नमः संस्कृत मित्राणी, आप अध्ययन कर रहे हो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का। तो दोस्तों, आपको पता है कि टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में आपके में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की दी गई है। तो आज के क्लास में आप प्रथम सोपान को पढ़ेंगे। प्रथम सोपान में आप पढ़ेंगे वर्ड विचार। ठीक है, तो इससे पहले के टॉपिक अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। आप समझेंगे कि किस तरीके से आयोग जो है प्रश्नों को बनाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो है हुबरू वही लाइनें आती हैं जो आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक में हैं। तो ये है आपका प्रथम सोपान जिसमें आप पढ़ रहे हैं वर्ड विचार। ठीक है, और आपके पास में ये बुक होगी तो बुक में आप 37 पेज नंबर निकाल लेना। इससे पहले के जो पेज हैं वो कवर करा दिए हैं, तो आप लोग जो है अपनी जो है किताब पर निशान लगाते चलें। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले है कि संस्कृत का जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। जो संस्कृत हम जो पढ़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि संस्कृत का अर्थ क्या है। तो आपको अगर पता होगा तो आप लोग उसको सही कर देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, चलते रहो, आपको मंजिल मिल जाएगी। अगर आप रुक गए तो आपकी मंजिल भी ठहर जाएगी। इसलिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, परीक्षा होगी तब हम जो है तैयारी कर लेंगे। तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अचानक ही आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए। सबसे पहले है संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो आपके पास में अगर बुक नहीं है तो लिखते चलें, स्क्रीनशॉट ले लेना, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना आदर्श कैरियर पर। ठीक है, तो संस्कृत का जो अर्थ है वो है आपका संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध और संप्रति। अगर जहाँ संस्कार की हुई है, परिमार्जित है, शुद्ध है, संप्रति है, वही आपके संस्कृत का अर्थ कहलाता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी। कौन सी? संस्कृत जो भाषा है वह किसकी थी? आर्य पंडितों की बोली थी। ठीक है, जनसाधारण की भाषा का नाम है प्राकृत। क्वेश्चन आ जाएगा कि जनसाधारण भाषा जो है इसका क्या वो है, जनसाधारण की भाषा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृत। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध और संप्रति। और संस्कृत जो कैसी भाषा है? ये प्राचीनतम भाषा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है व्याकरण का अर्थ। आप हेडिंग डालेंगे व्याकरण का अर्थ और यहाँ से डैश कर देना। तो किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना ही व्याकरण कहलाता है। ये सब कुछ आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको जो मेन चीज़ें पढ़नी है उसी से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। वस्तुतः वाक्य, अब बात करेंगे वाक्य। तो व्याकरण आपने समझी, वस्तु के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं उन्हें कहते हैं व्याकरण। और वाक्य किसे कहते हैं? तो भाषा का आधार है। क्या वाक्य भाषा का आधार है? वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। प्रत्येक शब्द में कई वर्ड होते हैं। जो शब्द होता है उसमें कई वर्ड होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। देखो कितनी चीज़ें मिल गई। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों के समूह को कहते हैं। प्रत्येक शब्द में क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। और जो ज़्यादा वर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन यहीं से बन करके कंप्लीट हो गए। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? तो अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी। क्या है? अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। जिसका कभी नाश न हो, ये क्या है? अविनाशी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे कौन कौन से हैं। तो संस्कृत भाषा में, या जो भी फ्रेंड्स हमारे यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं वो है आपके जैसे आ, ई, उ, री, ल, ये आपके हिरस्व हैं। ठीक है, आ, ई, उ, री, यानी कि ये हैं आपके हिरस्व 5 और आपकी दीर्घ कितनी है? 4। तो दीर्घ हैं ये आपके। ए, ऐ, ओ, औ ये आपके दीर्घ हैं। क, ख, ग, घ ये आपके क वर्ग हैं। ठीक है, और च, छ, ज, झ, अना ये आपके च वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, अना ये ट वर्ग है। और त, थ, द, ध, न त वर्ग। प, फ, ब, भ, म ये आपके प वर्ग हैं। ठीक है, तो ये आपके होठों से बोले जाते हैं। तो ये आपके क्या हैं?
प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ जो वर्ड होते हैं उनकी 4 संख्या होती है, यरलव। और आपके ऊष्म वर्ड हैं, इनकी भी 4 है, श श शह। तो इन्हें जो है किताब के अनुसार इसमें बोलेंगे को चो टो तो पु। तो कुचु टो तो, ठीक है। अनुस्वार, अनुनासिक, ये आपके वर्ड हैं, और अनुनासिक और विसर्ग। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। ये जो आपके अक्षर दिखाई दिए हैं, ये पाणिनि जो थे, मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो आप लोग उससे जरूर देखना। तो पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को एक क्रम दिया है। तो क्रम में क्या दिया है? अ इउड़ा रिलरक एओड़ एओज हयवरट लन यमड़गन झबन धड़दश घड़दश जबड़गर्दश खफ छट थ चटतव कपय शशर और हल, यानी कि 14 माहेश्वर सूत्रों में इसे विभाजित कर दिया, ये क्रम बना दिया। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र किसके हैं? पाणिनि के। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ये 14 सूत्र क्या कहलाते हैं? माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, क्योंकि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। और इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। किनको? यानी कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो आप बताना प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो टीजीटी में दोस्तों 43 है, ये याद रखना, ठीक है। तो इनको जो सूत्रों से ही प्रत्याहार की रचना होती है। ऊपर के जो अक्षर हैं वो हल हैं, और हल को क्या कहते हैं? इत, ठीक है। जो ऊपर के जो अक्षर हैं ये आपके क्या हैं? हल हैं, और हल को कहेंगे इत, जैसे डक, ठीक है। ये जो आपके ऊपर के ये दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ये क्या है? आपके हल हैं, और हल को क्या कहेंगे? इत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके को चो टो तो पो, ये क्या है? उदित। प्रश्न आ जाएगा कि उदित वर्ड कौन से होते हैं या कौन से कहलाते हैं, तो आपको पता होगा, तो आप लोग जो है सही प्रश्न को करके आ जाएंगे। तो ये को चो टो तो पो, यानी कि वर्ड का पहला अक्षर, जो आपके 25 वर्ड होते हैं 25, तो उनका जो स्पर्श व्यंजनों का जो पहला अक्षर है वो ही आपका उदित कहलाते हैं। को चो टो तो पो, ठीक है। ये आपके क्या है? उदित। इनको एक कॉपी में आप लिखते चलें। तथा प्रत्याहार, देखिए 43, आपको 43 क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों आपके टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो बाबूराम सक्सेना की जो बुक है उसमें आपके प्रत्याहारों की संख्या 43 ही करनी है। अगर आप 42 करते हैं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपकी किताब में दिया गया 43, तो आपको 43 ही प्रत्याहारों की संख्या बतानी है। अब जानेंगे स्वर का अर्थ क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्वर ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ड से मिलने की अपेक्षा न हो, ऐसे वर्ड जिनका बिना किसी दूसरे वर्ड से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, वो व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ड किसी की सहायता नहीं लेते हैं वो स्वर हैं, और जो वर्ड किसी की सहायता लेते हैं यानी कि व्यंजन स्वर की सहायता लेते हैं, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। इसमें से 2 चीज़ें बन गई, स्वर और आपकी व्यंजन। जो सहायता नहीं लेते वो स्वर हैं, जो सहायता लेते हैं वो आपके व्यंजन हैं, ठीक है। ऊपर के जो ऊपर क से लेकर ह तक सारे वर्ड आपके व्यंजन हैं। जो क से स्टार्ट होते हैं और ह तक, ये आपके सभी क्या है? व्यंजन हैं। और क में अगर अ मिला हो तो इसका शुद्ध रूप केवल क होगा। अगर आपका क है और उसमें देखिए अ मिला हुआ है, और अगर व्यंजन है तो व्यंजन में क होगा, हलंत लगा होगा नीचे, तो वो आपका व्यंजन कहलाएगा। तो स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। अगर क्वेश्चन में आता है कि अच किसे कहते हैं, तो अच को स्वर कहते हैं। स्वर का दूसरा नाम क्या है? वो आपका अच है। अगर ये पूछ लेता है कि क क्या है, तो ये व्यंजन है, ठीक है। क्या है? व्यंजन। अगर पूछता है क क्या है, तो ये व्यंजन और आपका स्वर दोनों है, क्योंकि इसमें अ छुपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपके नंबर बना देती हैं, और इन्हीं चीज़ों पर अगर आप कमांड नहीं करते हैं, पकड़ नहीं करते, तो आप जो कहीं ना कहीं परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं। तो स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर अ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर च। इसी प्रकार व्यंजन दूसरा नाम हल भी है। व्यंजन का दूसरा नाम हल है, क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब 5 से 14 तक है, जो अभी मैंने आपको बताए थे। ये जो है आप थोड़ा देख सकते हैं, ये रहे। ये जो है आपके 5 से लेकर के ये यहाँ तक दिया गया, ये आपके क्या हैं? व्यंजन हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है।
स्वर को हल कहते हैं, व्यंजन को क्या कहेंगे, स्वर को आपको अच कहेंगे और व्यंजन का नाम है हल। ठीक है। और देखिए जो तिरछी सी रेखा होती है, ये इसके नीचे जो तिरछी रेखा होती है इसे क्या कहेंगे, हल चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत, यानी कि हल चिन्ह बोलेंगे जहाँ पर ये आपको चिन्ह सा दिखाई दे रहा है। उदितों के पंचम वर्ण अर्थात आपका जो अनुनासिक वर्ण है ये 5। ठीक है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। ये अनुनासिक कहे जाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। ये जो 5 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो उच्चारण है, यानी कि इन्हें जब बोलते हैं तो मुख और नासिका दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको अनुनासिक कहा जाता है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के दोस्तों 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। ये सूत्र भी आपको याद रखनी है। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। नेक्स्ट है आपका 40 पेज नंबर, जिसमें दिया गया है कि एक मात्रा, यानी कि एक मात्रा का समय लगे वो आपका क्या कहलाएगा, ह्रस्व जैसे अ। यदि 2 मात्रा का समय लगे तो वो आपका दीर्घ कहलाएगा जैसे आ। और अगर 3 मात्रा का समय लगे वो आपका प्लुत कहलाएगा, जैसे आपने देखा होगा ओम बोलते हैं, ये वाला अक्षर आए तो वो आपका क्या है, प्लुत स्वर कहलाता है। उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद हैं। ये जो स्वर है इनके अनुसार कितने भेद हैं, 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्चारण के अनुसार कितने स्वरों के भेद हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नेक्स्ट है व्यंजनों के भी कई भेद होते हैं, जैसे क से लेकर म तक के क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के स्वर के 3 भेद हो गए। ठीक है। तो व्यंजनों के भेद हैं, तो व्यंजन के क से लेकर के जो म तक होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं। इनमें से क वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। जो क वर्ग है वो कितने भागों में बटे हुए हैं, वो आपके 5 भागों में बटे हुए 5 वर्ग हैं उनके। यह अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, या अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो य, र, लव इनकी 4 है। और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं, श, 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 ह, यानी तीनों श और ह। विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा ह समझना चाहिए। जो विसर्ग लगा होता है जिस तरीके का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विसर्ग है। और विसर्ग का जो हम बोलते हैं वो क्या है, ह के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। ये जैसे राम लिखेंगे, राम मह, तो स्वर के अंत में ही आएगा। यहाँ पर ये म है तो यहाँ पर पीछे अ छुपा हुआ है, स्वर है, तो ये स्वर के अंत में ही लगता है आपका हलंत। नेक्स्ट है आपका अर्ध विसर्ग सा उच्चारण, यानी कि क और ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग का भी उच्चारण हो जाता है, उसे ये कहेंगे ये वाला चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। प और फ के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपधमानीय, क्या बोलेंगे, उपधमानीय कहते हैं। ये वाला चिन्ह जो है इसे क्या कहेंगे, उपधमानीय। ठीक है। ये उसी का चिन्ह होता है, इसे उपधमानीय चिन्ह कहा जाता है। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है, यानी व्यंजनों का एक भेद है, उसमें अल्प प्राण भी आता है और महाप्राण भी। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे आपके अल्प प्राण होते हैं, यानी कम समय लगता है, श्वास हम कम लेते हैं, वो आपका अल्प प्राण है। और जिनमें अधिक की हो वो आपके महाप्राण हैं। जैसे वर्गों के प्रथम और तृतीय, जो वर्ग का पहला होता है, जैसे क, ख, ग, घ और अन्ना। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्गों के प्रथम, यानी कि ये हो गया, तृतीय और पंचम वर्ण, ये क्या हैं आपके, ये आप, और अंतस्थ यार अलावा ये आपके अल्प प्राण हैं। और वर्गों के द्वितीय, यानी कि ख और आपका चतुर्थ घ, ये आपके क्या हैं, महाप्राण। और जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी आपके महाप्राण के अंदर होते हैं। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो ये डायग्राम है, हमारे वर्णों के स्थान पर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जो कंठ से बोले जाएं। जैसे आपका कंठ से बोला जाएगा आ विसर्ग, क ख ग घ अणा, ये आपके क्या है, कंठ से। तालु यानी कि अपने तलुए से जो बोले जाते हैं वो ये व्यंजन है। मूर्धा जिसमें जीभ थोड़ी सी मुड़ जाए वो आपका ये व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है।
और दंत जो दांतों का इस्तेमाल करते हैं वो आपके दंत व्यंजन कहलाते हैं। जो होठों से बोले जाते हैं वो आपके ये वाले व्यंजन हैं, और बाकी का ये आपका क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। और आप इनके सूत्रों को जरूर पढ़ लेना, ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जैसे अकुह विसर्जनीया कंठ, अकुह विसर्जनीया कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लतु लसानाम दंता, उपु पद्मानीनानाम ओष्ठौ और यमंगनानाम नासिका च। ए दैतौ कंठतालु, ओ दैतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम और नासिकानुस्वारस्य। तो ये अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो सूत्रों में ये सब हो जाएगा। जैसे कि अकुह विसर्जनीय कंठ, देखो आ और विसर्ग और आपके 5 अक्षर, ये क्या है, अकुह विसर्जनीय कंठ से बोलने वाले। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि कंठ का व्यंजन, जैसे कि ये दे दिया ख, तो ख क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है। आपको पता होगा कंठ है तो आप जो है सही कर देंगे इसे और आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन करके आते हैं। अब जैसे आपका ए और ए दोनों अगर मिलन हो तो उसे क्या कहेंगे, कंठ और तालु। आपका ओ और औ दोनों का मिलन हो तो कंठ और ओठ। ठीक है, व का प्रयोग होता है तो वहाँ पर दांत और होठों का इस्तेमाल होता है। और जिह्वामूलीय का जिह्वा की जड़, यानी कि जिह्वा की जड़ से बोला जाता है, और अनुस्वार जो नासिका से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इन वर्णों के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। प्रयत्न जो हम करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से। आप लिख लेना, प्रयत्न 2 प्रकार से होता है। पहले को आभ्यंतर कहते हैं और दूसरे को वाही प्रयत्न कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुके हैं ये। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, पहले को बोलेंगे आभ्यंतर और दूसरे को बोलेंगे वाही प्रयत्न। जो आभ्यंतर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के। जैसे स्पष्ट, ईश स्पष्ट, ईसाद व्रत, विव्रत और संव्रत। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से जो है आपका आभ्यंतर नहीं है, तो नहीं के लिए पहले आपको ये 5 की पता होगी, तभी आप जो है नहीं को बता सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट, ईश स्पष्ट और आपका ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत, ये क्या है, आपके आभ्यंतर हैं। और स्पर्श वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न है। ठीक है, और वाही प्रयत्न कितने हैं, 11। आप लोग वाही प्रयत्न कितने हैं, वाही से मतलब होता है 11, तो ये आप ले सकते हैं, इसकी संख्या 11 है। तो कौन कौन से हैं ये, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बाही मतलब 11। ठीक है, और आभ्यंतर मतलब 5। ऐसे भी याद कर सकते हैं आभ्यंतर, जैसे कि आपको पता है आभ्यंतर 5 हो जाएंगे ये। ठीक है, बड़ा सा है। बाही, बाही से मतलब होता है 11, तो ये आपके 11 हैं। ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। ल का उच्चारण, तो दोस्तों देखिए ल का जो उच्चारण है वो साहित्य संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया है। जो ल पहले बोला जाता था, लेकिन जैसे साहित्य संस्कृत का उद्गम हुआ तो ये जो लुप्त हो गया, छुप गया, इसका प्रयोग नहीं होता है। और जैसे ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये छ किससे बनता है, तो क और श, यानी कि जो आपका क और श का जब मिलन हो तब आपका छ होगा। त्र बनेगा आपका त और र से, और ज्ञा बनेगा ज और न से, ये आपका ज्ञा होगा। तो ये आपको याद रखना है। इनका जो प्रयोग होता है, छ आपका बनेगा क और श से, त्र बनेगा त और र यानी हलंत लगा होगा, और ज्ञा बनेगा आपका ज और न से। इस कारण इसको वर्णमाला में सम्मिलित करना मूल है। तो ये हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रथम सोपान आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिनके पास में बुक होगी वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अपने जो अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी आपको कहीं भी दूर दूर तक भर्ती कोई देखने को नहीं मिल रही है। आपके पास में चांस है, क्योंकि फॉर्म भरा है, तो आप लोगों का अच्छे से सिलेक्शन भी हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है। और इस वीडियो को जितना हो शेयर करना। बिल्कुल निःशुल्क में तैयारी हो रही है। जिनके पास में बुक नहीं है तो PDF मिल जाएगा, और आप इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक सीट अपनी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।